हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी आर्टिकुलेट। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। दैट इज़ अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैट। यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे एडुकेटर्स ने यहाँ ऑब्वियसली इस चैनल पर आपको इन्फॉर्म भी किया होगा, बट you need to understand this thing that this particular opportunity is something which is really very important for all of you और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाएं। ये एक बहुत ही गेमिफाइड वर्जन है यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर कॉम्बैक्ट आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। तो अनअकैडमी कॉम्बैक्ट जो है उसको ज़रूर एनरोल करें। यहाँ पर जैसे ही आप एनरोल जो बटन क्लिक करते हैं वो आपसे इनवाइट कोड मांगते हैं और आप यहाँ पे ARTIYT10 जो एनरोल कोड है बेसिकली उसको यूज़ कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। यस, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लर्नर्स, बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ये एक तरह का कॉम्बैक्ट होगा। बेसिकली इसमें लेवल्स होंगे और उन लेवल्स को क्रॉस करते हुए आप विनर भी बन सकते हैं। यहाँ पर आपको करना ये है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड एक तरीके से ऑब्वियसली यू विल सी दिस थिंग। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको एनरोल कर सकते हैं। स्कोर, रेटिंग, लीडर बोर्ड सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड ऑब्वियसली एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं इससे जुड़े हुए। सो ARTIYT10 इस रेफरल कोड का यूज़ करके, इनवाइट कोड का यूज़ करके इस कॉम्बैक्ट को ज़रूर एनरोल करें। एंड चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। हेलो एवरीवन, एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है इस क्रैश कोर्स में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर है। और आज हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 की। यहाँ पे ये जो क्रांति थी 1857 की, इसके पीछे के बहुत से कारण हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक तरीके से हर इवेंट जो है उसके पीछे के कुछ अंडरलाइन कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से वो रिवोल्ट जो है वो ऑब्वियसली अंजाम लेता है। बेसिकली देखा जाए तो अंडरलाइन कॉजेज एक बड़ा कारण होते हैं, लेकिन हमें एक इमीडिएट कॉज की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए वो सारे के सारे अंडरलाइन कॉजेज को ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ में बदला जा सके और ये पूरा का पूरा विद्रोह हो सके। जैसे मान लीजिए अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि एक तरीके से आपको कोई बहुत समय से परेशान कर रहा है स्कूल या कॉलेज में। सो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके आपके अंदर जो है वो गुस्सा डेवलप होता जाएगा, वो अंडरलाइन कॉज है। लेकिन एक दिन इमीडिएट कॉज आया कि उस व्यक्ति ने आपको पूरे क्लास के सामने यहाँ पे मान लीजिए स्लैप कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि वो अंडरलाइन कॉजेज़ जो हैं वो आपके रिएक्शन का कारण ज़रूर बनेंगे, लेकिन वो इमीडिएट कॉज ही था जिसने आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ब्रेक कर दिया और फिर आपने ऑब्वियसली रिएक्ट किया। तो यही चीज़ इस रिवोल्ट में भी देखी जा सकती है। इस रिवोल्ट के काफ़ी कारण हैं, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक हैं, सोशो रिलीजियस भी हैं। सिपाही भी डिससेटिस्फाइड थे किसी कारण से और फिर एक इमीडिएट कॉज ऐसा आया जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिवोल्ट होता है। पहली बात, अगर पॉलिटिकल कॉजेज़ की बात करें तो हमने देखा कि कैसे सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है जो कि लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे, उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स को यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अंडर प्रोटेक्टेड स्टेट बना दिया गया। यानी कि सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी के तहत अगर एज अ रूलर आप ब्रिटिशर्स के साथ इस अलायंस में एंटर होते हैं तो आपकी खुद की ट्रेडिशनल आर्मी को डिसबैंड करके यहाँ पे ब्रिटिशर्स आपके लिए आर्मी मेंटेनेंस का काम करेंगे एंड आप एक तरीके से उनको इसके लिए पे करने वाले हैं। सब्सिडरी अलायंस के बाद लॉर्ड डलहाउसी के टाइम पर आई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, जिसके तहत यहाँ पे अगर आपके पास नेचुरल हायर नहीं है आपके किंगडम में, यानी आपका बायोलॉजिकल सन नहीं है और आपका जो नेक्स्ट सक्सेसर है यानी कि बेटा है वो अडॉप्टेड है, तो वो रूल नहीं कर सकता। वो पूरी की पूरी टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंडर आ जाती है। आपकी सल्तनत को, बेसिकली आपके किंगडम को पूरी तरह से आपके रूल को अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत भी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो इसी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर आते चले गए।
एक और चीज़ जो देखी गई जो लॉर्ड डलहौसी के समय में हुई वो है अवध की सिचुएशन। अवध पर इस समय में वाजिद अली शाह नाम के नवाब जो है वो रूल कर रहे थे। एक अच्छे नवाब थे और उनके पास एक प्रॉपर एक तरीके से सक्सेसर भी था, बिरजिश कद्र नाम से, नेचुरल हायर था, अडॉप्टेड नहीं था। उसके बाद भी क्योंकि वाजिद अली शाह ने अपने अवध में ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने से मना कर दिया, इसी कारण से वाजिद अली शाह पर मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर पूरे अवध को ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया गया। तो ये कुछ पॉलिसीज जो हैं ये काफ़ी हद तक राजाओं को परेशान कर रही हैं और उनका भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली ब्रेक होगा और वो फिर इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। अवध से ही कनेक्टेड है बाकी की भी सिचुएशंस। अगर मैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात करूं तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियंस का जो रेशियो था वो 1:5 था, यानी कि एक अंग्रेजी सिपाही के मुकाबले आपको 5 भारतीय 5 लोकल इंडियन नेटिव सिपाही जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि इंडियंस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेजॉरिटी में थे, लेकिन उनकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, उनकी वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें यहाँ पर किसी तरह का बोनस नहीं दिया जाता था। ऊपर से उन्हें दूर दराज के दूसरे इलाकों में डिप्यूट कर दिया जाता था जो कि उनके धर्म के खिलाफ था। जैसे हिंदुज़म में धर्म कहता है कि यहाँ पे अगर आप समुद्र पार कर जाते हैं तो वो धर्म भ्रष्ट हो जाता है आपका, आप अपने रिचुअल्स, अपने बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, सभी चीज़ों को, धर्म को भूल जाते हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों को अलग अलग दूसरे इलाकों में डिप्यूट किया जाता था और वो होते भी थे, वो काम करते भी थे, लेकिन उनका प्रमोशन और उनकी सैलरी अच्छी नहीं थी। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो अवध से थी। तो अगर अवध में इस तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल आता है, अवध में यहाँ पे जो नवाब हैं उनको मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर हटा दिया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि सिपाही जो है वो परेशान होंगे, क्योंकि सिपाही कोई और नहीं, वो ब्रिटिश आर्मी की वर्दी में छुपे किसान ही तो हैं। तो ऑब्वियसली अवध में इस तरह की सिचुएशन जो है वो सिपाहियों को परेशान करेंगी। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कॉज, अगर इकोनॉमिक कॉज की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सी यहाँ पे रेवेन्यू पॉलिसीज़ लाई, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, महलवाड़ी सेटलमेंट है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट्स थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी हद तक फेल हुए, जिसकी वजह से किसानों को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इकोनॉमिकली भी विलेज लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक अस्त व्यस्त हो गई थी और लोग काफ़ी परेशान थे। उसके बाद आता है सोशो रिलीजियस कॉज। एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोगों को इंडियन सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स लाने में मदद की। जैसे आपने राजा राम मोहन रॉय, हेनरी विवियन डेरोजियो, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे नामों को सुना होगा। ये सारे रिफॉर्मिस्ट थे, ये यहाँ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे भारत में, बहुत से सोशल ईवल्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विडो रीमैरिज ये यहाँ पर लाना चाहते थे, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करना चाह रहे थे और इनको काफ़ी सपोर्ट मिला ब्रिटिशर्स का भी। इसी वजह से सती प्रथा को अबॉलिश किया गया 1829 में, विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि काफ़ी हद तक ये जो एक्ट्स आ रहे हैं, ये एक्ट्स एक तरीके से सोशल ईविल को ख़त्म करने के लिए ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे तौर पर जो नेटिव लोग थे भारत के, वो इन सभी एक्ट्स को उनके बिलीफ, उनके कल्चर, उनके प्रैक्टिसेस और उनके रिलीजन में एक तरह से इंटरवेंशन के बराबर मानते थे। उनका मानना था कि ये मुट्ठी भर लोग जो हैं वो हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर को बदलने में लगे हुए हैं। इसी वजह से भी काफ़ी हद तक ये जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स भारत में इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, उससे भी लोग काफ़ी परेशान थे और वो इस तरह की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज बना इस पर्टिकुलर रिवोल्ट का। और आखिर में आता है ऑब्वियसली सिपाहीज़ का डिससेटिस्फैक्शन। सिपाही काफ़ी हद तक डिससेटिस्फाइड थे, उन्हें अपना रिलीजन के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो नहीं करने दी जाती थी। हिंदूज़ सर पर तिलक नहीं लगा सकते थे, सिख जो है वो प्रॉपर पगड़ी नहीं पहन सकते थे और बाकी के अपने रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते थे। ऊपर से उनके परिवार जो कि अवध में है वो भी यहाँ पर परेशानियाँ झेल रहे थे। लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे पोस्टेज सिस्टम भी आया, जिसकी वजह से अगर आपको अपने जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से कहीं दूर दराज के इलाके में लेटर भेजना है तो आपको उसके ऊपर स्टैंप लगाना पड़ेगा और स्टैंप की कीमत इस चीज़ पर निर्भर करेगी कि आपका लेटर कितनी दूर जाने वाला है। तो इस वजह से भी सिपाहियों की आमदनी इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें अगर घर पर
खत भी भेजने हैं तो उसके लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो सिपाही काफ़ी हद तक लॉर्ड डलहौसी के पीरियड में परेशान थे, लेकिन उन्होंने रिवोल्ट किया लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब ये सारे अंडरलाइन कॉज हैं, इन सारी चीज़ों से इंडियंस परेशान हैं, सिपाही परेशान हैं, लेकिन ऐसा कौन सा इमीडिएट कॉज था जिसके चलते ये रिवोल्ट जो है इसको अंजाम दिया गया। एक तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक आर्मी में अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने एक नई राइफ़ल इंट्रोड्यूस की जो कि एनफील्ड राइफ़ल कहलाई। वो जो एनफील्ड राइफ़ल है उसको लोड करने का तरीका था, बुलेट्स के साथ लोड करने का तरीका ये था कि वो जो बुलेट्स जिस कार्ट्रिज में थी उस कार्ट्रिज को मुंह से खोलना पड़ता था और उसके बाद उन बुलेट्स को उस राइफल में लोड करना पड़ता था। अब पॉइंट ये है कि वो जो बुलेट्स हैं उनका जो लुब्रिकेशन है, ऑयलिंग है, यानी ग्रीसिंग जो उन बुलेट्स की होती है, उनके ऊपर जो भी ऑयलिंग लगाई जाती है वो एनिमल फैट की होती थी, यानी कि काऊ या पिग जो है उनके शरीर में पाए जाने वाला फैटी ग्लैंड जो कि उनके शरीर को गर्म रखता है सर्दियों में, उस फैटी ग्लैंड से जो फैट निकलता था उससे ही इन सारी बुलेट्स को लुब्रिकेट किया जाता था। एंड अगर इसको मुंह से लगाया जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि मुस्लिम्स और हिंदू जो हैं उनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो ये एक इमीडिएट कॉज बना जिसकी वजह से ये सिपाही जो हैं वो इस क्रांति को अंजाम देते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिवोल्ट जो है वो कैसे फैलता है। अगर इन एनफील्ड राइफल्स की ट्रेनिंग की बात की जाए तो ये एनफील्ड राइफल्स की ट्रेनिंग डमडम में होती थी जो कि बंगाल प्रोविंस के अंडर आता था, यानी कि इस इलाके में आपको देखने को मिलेगा। ये जो न्यूज़ है डमडम से बैरकपुर पहुंचती है, ये जो एनफील्ड राइफल्स की जो न्यूज़ है, और बैरकपुर में आपको एक ब्राह्मण सिपाही देखने को मिलेंगे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने यहाँ पर क्या किया, ऑब्वियसली मंगल पांडे ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, और अपने 2 सीनियर ऑफिसर्स को भी गोली मार दी। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, उन दोनों सीनियर ऑफिसर्स को गोली मार के उन्होंने अपने चेस्ट पर भी गोली मार दी। एंड फिर आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को ठीक करवाया और फिर उनको फांसी की सज़ा दे दी। धीरे धीरे करके ये जो स्टोरी थी एनफील्ड राइफल की और मंगल पांडे की वो मेरठ पहुंची। ये जो किस्सा हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे का वो मार्च के महीने में 1857 का है। धीरे धीरे करके मई के महीने तक आते आते ये जो स्टोरी थी ये मेरठ पहुंच गई। मेरठ में लगभग 180 के आसपास यहाँ पे सिपाही थे जिन्होंने इस एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया। हम बात कर रहे हैं 9 मई की, और इन सारे के सारे सिपाहियों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। अगले ही दिन मेरठ में ये जो हिंसा है ये भड़क उठी, ये क्रांति जो है वो भड़क उठी। पहले तो इन सारे लोगों को जिनको जेल में बंद किया गया था उन्हें छुड़ाया गया, और उसके बाद ये सारे सिपाहियों का जो गुट है वो यहाँ पर इस क्रांति को अंजाम देते हुए दिल्ली पहुँचे। ये क्रांति शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर दिल्ली से आप क्या देखेंगे, इन लोगों को आप दिल्ली की ओर जाते हुए देखेंगे क्योंकि वो इस क्रांति के एक लीडर का चयन करना चाहते थे। तो दिल्ली वो पहुँचे लगभग 12 से 13 मई तक, और फिर उन्होंने मुगल सल्तनत के राजा बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर चुना। बहादुर शाह जफ़र सिर्फ एक सिंबॉलिक लीडर थे क्योंकि वो एज में बहुत ही ज़्यादा थे, काफ़ी बूढ़े थे, तो इस वजह से वो रिवोल्ट में पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो आसपास के रूलर्स से यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर जुटा सकते थे। बहादुर शाह जफ़र के बिहाफ पर जो इस रिवोल्ट को सही मायने में लीड करेंगे वो हैं उन्हीं के मिलिट्री कमांडर बख्त खां। धीरे धीरे करके ये जो रिवोल्ट है इसमें बाकी के बहुत सारे राजा जो हैं यहाँ जुड़ते चले गए, जैसे कि लखनऊ से बेगम हज़रत महल जो कि वाजिद अली शाह की ही बेगम थी, यानी कि वाइफ थी। इसके बाद आपको ग्वालियर से तांतिया तोपे देखने को मिलेंगे, आपको झांसी से रानी लक्ष्मीबाई देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे इस रिवोल्ट में इन सभी रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी तेज़ी से ये रिवोल्ट, ये क्रांति भड़की, उतनी ही तेज़ी से इसको दबा भी दिया गया। यानी कि एक तरह से 1858 दिसंबर के महीने तक आते आते इस पूरी की पूरी क्रांति को हर जगह दबा दिया गया, और इसके बहुत से कारण रहे हैं। एक तरीके से अगर हम लोग वेपन्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स की आर्मी जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी एडवांस्ड आर्मी थी,
एंड काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो उनके मुकाबले इन राजाओं की आर्मी में इतने एडवांस वेपन्स नहीं थे। दूसरी एक चीज़ जो आपको समझनी होगी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिवोल्ट जो है वो इतने बेहतर तरह से सक्सेसफुल नहीं रह पाया, वो है अल्टीमेट गोल। आखिर क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? आखिर क्या कारण है इस क्रांति का? कारण हम जानते हैं, लेकिन वो चाहते क्या हैं, अल्टीमेट आउटकम क्या चाहते हैं वो चीज़ क्लियर नहीं थी। एक तरह से अगर हम आर.सी. मजूमदार नाम के जो हिस्टोरियन रहे हैं, पॉपुलर हिस्टोरियन, उनकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये जो रिवोल्ट था इसमें हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था। अगर सिपाहियों को देखा जाए तो सिपाही डिससेटिस्फाइड थे, इसी वजह से अपना रिसेंटमेंट शो कर रहे थे। वहीं इन रूलर्स की बात करें तो उन्हें सिपाहियों की किसी भी बात से लेना देना नहीं था। वो इस रिवोल्ट में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि वो खुद ब्रिटिश पॉलिसी से परेशान थे। तो यहाँ सब अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, कोई कॉमन गोल नहीं है इस रिवोल्ट का, ये यहाँ देखा जा सकता था। और कॉमन गोल ना होने की वजह से ही इस रिवोल्ट को बहुत ही आसानी से दबा दिया गया। काफ़ी सारे लोग इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक रिवोल्ट ऐसा है जो कि बहुत डिबेटेबल है। काफ़ी हिस्टोरियंस का मानना है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। जैसे वी.डी. सावरकर जो हैं, उनकी बात करें तो वो इसको फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस कहते हैं। एस.एन. सेन का भी मानना है कि ये जो रिवोल्ट था इसमें पहली बार इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ खड़े हो रहे थे। वहीं आर.सी. मजूमदार जैसे लीडर्स जो हैं, हिस्टोरियंस जो हैं बेसिकली, उनका मानना है कि ये फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस नहीं था, क्योंकि भारत एज अ नेशन का कंसेप्ट उस समय में एग्जिस्ट नहीं करता था। इस पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी रूलर्स हैं वो सबके अपने अपने बेनिफिट्स के लिए ही फाइट कर रहे हैं, और अगर उनका बेनिफिट पूरा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस रिवोल्ट को छोड़ देते हैं। तो काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि ये क्या हम इसे रिवोल्ट कह सकते हैं या फिर ये एक म्यूटिनी है। काफ़ी लोग इसको सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा गदर जो सिपाहियों के द्वारा किया गया। काफ़ी लोग इसको क्रांति भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ना तो ये इतना छोटा था कि इसको सिर्फ एक छोटा गदर कहकर नाम दिया जाए, ना ही ये इतना बड़ा था कि इसको क्रांति कहा जा सके। तो इसका जो नेचर है, इसका जो अस्तित्व है, वो इन दोनों शब्दों के बीच में लाई करता है। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्वाइट डिबेटेबल, बट एक चीज़ ज़रूर देखी गई कि इस रिवोल्ट के ख़त्म होते होते ब्रिटिशर्स ये ज़रूर समझ गए कि उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो यहाँ पर अपने रूल को भारत में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस रिवोल्ट के बाद एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और कंपनी रूल को ख़त्म करके डायरेक्टली क्राउन रूल भारत में आप आता हुआ देखेंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।